अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। जर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बया। काश ये बात हड़ताल और एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स को भी समझ आ जाए। काश उन्हें भी उन मरीजों का ख्याल आ जाए जो अपना दर्द लेकर एक आस के साथ अस्पताल आते हैं, लेकिन उन्हें दवा तो दूर तसल्ली भी नहीं मिलती, और अगर मिलते हैं तो सिर्फ धक्के। एक कागज़ के नोटिफिकेशन के लिए इंतहाई कीमती इंसानी जान की कीमत को नज़रअंदाज करने वाले डॉक्टर्स शायद ये भूल गए हैं कि सबसे अच्छा इंसान और बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने और तकलीफ़ ना दे। लेकिन शायद इन मसीहाओं का ज़मीर सो गया है और इसकी नींद को मरीजों की चीखें भी उठा नहीं पा रही हैं। दूसरों को वादा ज़रूर याद दिलाएं, लेकिन अपने अहद पर भी अमल करें। एक तरफ तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ तरबियत याफ्ता लोग बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, सराहे जा रहे हैं। हमारे पास मैकेनिज्म ख़राब है या फिर बैरून मुल्क जाली डिग्री वालों के लिए पॉलिसी कुछ और है? इस पर बात करूंगी तफसीली तौर पर आज प्रोग्राम में, और प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा अगर आज PSL का जिक्र न किया जाए। तो इन टॉपिक्स के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलते हैं। काली घटाए रिमझिम बरसात ने नून लीग के लिए उम्मीद की किरण। 4 माह और 10 दिन बाद आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को रिहाई का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। नैब का शहबाज शरीफ की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ की जमानत हुई है, केस से बरियत नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान नून लीग वालों की लुड्डियों पर हैरान। बोले शहबाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं ये इंकशाफ है कि शहबाज शरीफ रिहा हुए, वो कैद ही कब थे। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ भी जुमे तक जमानत मिलने के लिए पुरुम्मीद। बारिश ने कोट लखपत जेल में बड़े मियाँ का मूड भी खुशगवार कर दिया। बेटी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में बोले जेल से बाहर होता तो बर्फबारी को एंजॉय करता। पाक सऊदी दोस्ती नए दौर में दाखिल। 12 साल बाद सऊदी शाही खानदान के फर्द की आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शायाने शान प्रोटोकॉल फाइनल। सऊदी वफ्द को 4 सिक्योरिटी हिसार फराहम करने का फैसला। वली अहद का जहाज 4 तैयारों के हिसार में पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। वजीर आजम इस्तकबाल करेंगे। वली अहद की गाड़ी भी ड्राइव करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब के साथ 8 मुआहदों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। बोले पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। सऊदी वली अहद का दौरा मुनफरिद नौयत का है। पाकिस्तान ने खारजा महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। तालिबान नुमाइंदों के मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। CTD की खड़ी गाड़ी पर फायरिंग की गई। एक गोली से गाड़ी का कंप्यूटर सिस्टम जैम हुआ। एहलकारों के वायरलेस सिस्टम की हार्ड डिस्क निकाल दी गई। फोरेंसिक रिपोर्ट ने साहिवाल वाक़े पर CTD हुक्काम के झूठ का कच्चा चट्टा खोल दिया। CTD की गाड़ी ट्रक के जरिए फोरेंसिक लैब पहुंचाई गई। एहलकार गाड़ी जाए वारदात से चलाकर कैसे पुलिस स्टेशन ले गए, रिपोर्ट में फोरेंसिक हुक्काम ने सवाल उठा दिए। लाहौर हाई कोर्ट का सानेहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने JIT सरबराह से इस्तफसार किया। ऐनी शाहिदीन के बयान दफा 161 के तहत क्यों रिकॉर्ड नहीं हुए, क्यों ना आपको नोटिस दिया जाए। अदालत ने 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जाली डिग्री पर PIA ने पायलट्स को निकाला। गैर मुल्की एयरलाइंस ने हाथों हाथ लिया। बरतरफ पायलट कहते हैं पायलट के लिए सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। गैर मुल्की एयरलाइंस डिग्री नहीं देखती, लाइसेंस देखा जाता है। सिंध हुकूमत ने निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पर वार की तैयारी कर ली।
साइंस सरकार का ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को कानून के दायरे में लाने का फैसला। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कमर्शियल तसव्वुर होंगी, बगैर कानून नहीं चल सकेंगी। तनख्वाहें बढ़ाओ, मराहत भी दो। नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तो काम भी नहीं करेंगे। सिंध भर में यंग डॉक्टर्स फिर हठधर्मी पर उतर आए। सरकारी अस्पतालों में काम छोड़ हड़ताल, ओपीडीज बंद, कई ऑपरेशन मुलतवी, मरीज और तीमारदार डॉक्टर्स की राह तकते रह गए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जाली डिग्री असली पायलट, ऐसा कुछ मसला है। कौमी एयरलाइन पीआईए में आखिर क्या घोरक धंधा चल रहा है? जाली डिग्री पर पीआईए से निकाले गए पायलट ने समा से बातचीत में तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। पीआईए पायलट्स को जाली डिग्रियों के इल्ज़ाम पर निकालती है और गैर मुल्की एयरलाइंस पीआईए से निकाले गए पायलट्स को हाथों हाथ ले लेती हैं। बरतरफ पायलट कह रहे थे कि एक पायलट की तरबियत पर 60 से 70 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। पीआईए से बरतरफियों से दीगर एयरलाइंस को तरबियत याफ्ता पायलट्स मिल रहे हैं, यानी हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। बरतरफ पायलट्स गैर मुल्की एयरलाइंस के जहाज उड़ा रहे हैं, जबकि मकामी एयरलाइंस ने भी बरतरफ पायलट को नौकरी दी है। पीआईए से बरतरफ पायलट का कहना है कि पायलट के लिए सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। गैर मुल्की एयरलाइंस डिग्री नहीं देखती बल्कि लाइसेंस उनका देखा जाता है। बात सुनिए पहले पायलट्स की। जो 7 से 8 लोग निकाले गए हैं उनको तो कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, और जो पहले 21-22 लोग पिछले सालों में निकाले गए हैं जिनकी जाली डिग्रियां कही गई थी, वो ऑलरेडी फॉरेन एयरलाइंस, दूसरी पाकिस्तानी एयरलाइंस में ज्वाइन करके ना सिर्फ जहाज उड़ा रहे हैं बल्कि उनके मैनेजमेंट के हिस्सा भी बन चुके हुए हैं। पले पलाए बने बनाए कप्तान, बने बनाए पायलट, जिसके ऊपर एक पीआईए ने 60 to 70 मिलियन डॉलर्स खर्चे होंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो डिग्री को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी वैलिड लाइसेंस आपका हो। जिन पायलटों का लाइसेंस सिविल एविएशन ने कैंसिल किया हुआ है, उनको भी अभी तक पीआईए ने नहीं निकाला। वो कोई हैं 45 के करीब। पीआईए के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करीब 450 से 500 लोग हैं जिनकी जाली डिग्रियां निकली हैं वेरीफाई करने के बाद, और अभी तक एक भी इंजीनियरिंग का बंदा डिसमिस नहीं हुआ। तो जरा आप ये इंकशाफात देखिए कि 60 से 70 बिलियन डॉलर्स खर्च किए पाकिस्तान ने पायलट्स की तरबियत में, और अब इसका फायदा उठा रहे बैरून मुल्क जो एयरलाइंस होती हैं। पीआईए से निकाले गए दावे जो पायलट हैं उनके दावे से मुताल्लिक जब हमने तफसीलात हासिल की तो वाकई ऐसा ही निकला है। 22 पायलट्स ऐसे हैं जिन्हें मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस में नौकरियां मिल गई हैं, बड़े मज़े से अपना काम कर रहे हैं। जाली डिग्री पर पीआईए से निकाले गए पायलट्स गैर मुल्की एयरलाइंस पर बड़ी पोस्टों पर बराजमान हैं। कई पायलट्स दीगर पायलट्स को पायलट्स बना रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। समा के नुमाइंदे साथ मौजूद हैं रियाज अहमद, जिन्होंने इस पर काम किया और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिटायर्ड ग्रुप के कैप्टन पाक फ़ज़ाइया सुल्तान हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों को मैं वेलकम कहूँगी। रियाज, जो ये जाली डिग्री पर पीआईए से निकाले गए पायलट से मुतालिक ज़रा बताइएगा, नौकरियां मिल गई हैं? 8 से 9 लोग जो अभी फारिग किए गए ताज़ा उन्हें तो ऑफर के लिए कॉल्स भी आना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, पहले 22 जो पायलट थे उनको निकाला गया था जाली डिग्री के इल्ज़ाम में। उन तमाम को तो नौकरियां जो है वो मिल चुकी हैं, वो काम भी कर रहे हैं, बल्कि इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी साथ साथ वो काम कर रहे हैं। जो 7 अब जिनको निकाला गया है उनको भी ऑफर्स आ चुकी हैं। जो पहले निकाले गए थे उनमें फ़हीम, मसूद अहमद, जहाज़ेब, मोहसन रऊफ, ज़िया, शायान, उस्मान चौधरी, इरफान, उज़ैर शाह और इसके अलावा शाहिद हनान, ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब जो 7 निकाले गए उनको भी ऑफर्स आ चुकी हैं, लेकिन इनमें से जो निकाले गए हैं इनमें से कुछ लोगों की डिग्रियां बिल्कुल असली हैं। उन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया है ताकि उनको पता चल सके कि वो अपनी डिग्रियां दिखा भी रहे हैं कि हमारी डिग्रियां जाली हैं, और उनका ये कहना है कि दावा है कि उनको पसंद नापसंद या अंदरूनी सियासत का हिस्सा बनाकर उनको नौकरियों से निकाला गया है। और इसी तरह कैबिन क्रू है
जिनकी फहरिस्त जो है वो आपने कहा कि कुछ पायलट्स ऐसे हैं, रियाज, आपने कहा कि कुछ पायलट्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां असली हैं और उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ, उन पायलट्स की तादाद आप बता सकते हैं? जी, उनमें जो है वो 4 से 5 पायलट ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया है कि वो, उनका ये कहना है कि उनकी डिग्रियां बिल्कुल असली हैं, लेकिन उनको सियासत की नज़र किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो उनको निकाला गया है। और यही वजह है कि जो निकाले गए लोग हैं उनको जो गैर मुल्की एयरलाइंस हैं वो ले रही हैं। जो एक लॉ इनका उनके मुताबिक ये होता है कि इनका अगर लाइसेंस वैलिड है तो उसको सबसे पहले देखा जाता है, और उसके अलावा जो सनदें हैं उनको बाद में देखा जाता है। अगर लाइसेंस वैलिड है तो उसके लिए उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही वजह है कि 121 के करीब मजीद जो पायलट हैं जिनको जो सिविल एविएशन है उन्होंने कुछ एतराज़ात उनकी डिग्रियों पर लगाए हैं। उनमें ये लगाए गए एतराज़ात कि उन्होंने अपनी जगह पर किसी और को इम्तहान के लिए बिठा दिया या वो कोर्स मुकम्मल नहीं किए। उनमें 79 ऐसे पायलट हैं जो सिर्फ PIA में मुलाजिम हैं और PIA के लिए ही काम कर रहे हैं वो। उनमें भी यही इतराज़ात हैं, लेकिन उनमें से किसी को नहीं निकाला गया। ये भी इनका लोगों का दावा है, लेकिन उनका ये कहना है कि ठीक है, ये दावे उन पायलट्स की जानिब से सामने आ रहे हैं जो कि निकाले जा चुके हैं, और उसमें से पहले वाले ग्रुप से जो निकाले गए थे वो इस वक्त बड़ी एयरलाइंस में, बैरून मुल्क एयरलाइंस में अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं, पायलट्स बने हुए हैं, वो जहाज उड़ा रहे हैं। तो सुल्तान अली साहब, सर की जाली डिग्री पर बरतरफ पायलट्स को मुल्की और गैर मुल्की दोनों एयरलाइंस में नौकरियां मिल रही हैं, वहाँ का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है या डिग्री अहमियत नहीं रखती, लाइसेंस अहमियत रखता है? देखें किरण, बात सारी यह है कि ये ज़रूरी बात है कि अगर एक पायलट जो है वो ऑपरेशनल तरीक़े से और अपने फ़नी महारत रखता है तो जाहिर है उसको फ़ौक़ियत दी जाएगी। लेकिन अगर उसके पास जाली डिग्री है, और जाली डिग्री जो है वो रखना एक जुर्म है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है जो गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियां या मुल्की गैर फ़ज़ाई कंपनियां जो हैं वो उनको नौकरियां दे रही हैं जबकि वो एक जुर्म के तहत निकाले गए हैं। तो इसलिए हो सकता है कि वो बेहतरीन पायलट्स हों, लेकिन अगर उन्होंने एक जुर्म के मुर्तकिब हैं, एक जाली डिग्री उन्होंने जमा कराई थी जो कि जाली साबित हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये फेल जो है ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं कि अगर एक जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं तो उसके बाद जो फेल हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। सिर्फ PIA से जो जाली डिग्री पर बरतरफ पायलट्स हैं वो कह रहे हैं कि पायलट के लिए सिर्फ मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, डिग्री ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लाइसेंस ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बेशक वो जो हैं वो मैट्रिक पास हो या इंटरमीडिएट पास हो, लेकिन जब तक कि उनकी डिग्री जो है वो असल है तो कोई मसला नहीं है। हाँ, उनसे उनकी जो महारत है उसको बिल्कुल फ़ौक़ियत दी जाती है, लेकिन अगर उन्होंने एक जाली डिग्री दाखिल कराई है तो फिर वो एक जुर्म के मर्तकब है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका ये कहना कि जी हमारा बेहतर पायलट होना या एक्सपीरियंस पायलट होना वो ज़्यादा ज़रूरी है या उसको पहले देखा जाना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता हूँ। सुल्तान अली साहब, एक पायलट की तरबियत पर तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस को बैठे बिठाए तरबियत याफ्ता पायलट्स मिल रहे हैं, नुकसान में कौन रहा? देखिए, ठीक है, ये नुकसान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को इस वक्त उठाना पड़ रहा है। उसूलन तो जब इन लोगों की भर्ती हुई थी तो उसी वक्त जांच पड़ताल में अगर किसी ने जाली डिग्री जमा कराई थी तो उसको लेना ही नहीं चाहिए था, और अगर उसको ले लिया था और उसके ऊपर तरबियत की गई, उसकी तरबियत की गई, और जैसा ये बता रहे हैं कि 60 से 70 मिलियन US$ उनकी तरबियत पे खर्च हुए, ठीक है, ये बहुत बड़ा खसारा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने एक गैर कानूनी फेल जो है उसके मुर्तकिब हैं, यानी कि उन्होंने एक जाली डिग्री दाखिल की है, तो चाहे जितना भी खर्च किया गया हो, मोरालिटी और स्टैंडर्ड्स जो है और एथिक्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं बजाय इसके कि हम इस वक्त खसारा और ये देखें कि इस वक्त कौम को इस्लाह की ज़रूरत है। तो आप क्या सबक देंगे हमारे यंगर जनरेशन को कि आप चाहे जितने भी बड़े फ़नकार हों, जितनी भी बड़े आप ऑपरेशनल पायलट हों, लेकिन आप बेशक एक जाली डिग्री हासिल करें तो आपको सब कुछ माफ़ है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है।
तो सुल्तान अली साहब, हमारा स्टैंडर्ड, हमारी एसओपी, अगर मैं इसे कह लूँ तो यही है कि अगर आपने कानून से हटकर कोई काम नहीं करना है, किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं होना, अगर आपने जाली डिग्री जमा करवाई है तो आप जितने भी महारत याफ्ता हों, जितनी भी आपकी तरबियत हुई हो, जितना भी आप पर खर्चा हुआ हो, लेकिन आपने जुर्म किया है तो फिर जुर्म का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपसे 100% जो है इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि यही होना चाहिए। अगर आप ये स्टैंडर्ड्स नहीं बरकरार रखेंगे तो फिर आपकी जो है साख कहीं नहीं होगी। ठीक है, गैर मुल्की जो फ़ज़ाई कंपनियां हैं वो इनको अच्छी नौकरियां भी दे रही हैं और सब कुछ कह रहे हैं, और ये लोग जो है वो अब शेर बन गए हैं कि हाँ हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमें बेहतर नौकरी मिल गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक दफ़ा एक गलत काम किया तो आप उसके ऊपर इतराते फिरें। हमें कहीं पे तो एक स्टैंडर्ड कायम करना है, और ये स्टैंडर्ड अगर चाहे देर से सही, अगर अब हम कायम कर रहे हैं तो हमें इसको सराहना चाहिए बजाय इस पे तनकीद करने की। और इसको सराहना चाहिए, और इसके साथ साथ आगे के लिए ये होना चाहिए कि मजीद जो हायरिंग हो रही है वो पायलट्स के लिए हो, कैबिन क्रू के लिए हो, लेकिन उसके बाद अब जांच पड़ताल के बाद और छान फटक के बाद हायरिंग्स होनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि फिर से 7-8 मिलियन डॉलर्स की किसी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद आपको 10-20 सालों के बाद ख्याल आए कि ये आपने क्या कर दिया और फिर नुकसान हमारा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान, साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी, जिक्र करूंगी बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत का। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की जानिब से 12 साल में 405 अरब रुपए अदा करने की नई पेशकश से भी ठुकरा दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि पेशकश और अदायगी की मुद्दत पुरकशिश नहीं है। बहरिया टाउन ने अदायगी के दौरानिए पर नज़रसानी के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि चेयरमैन नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी। रेफरेंस आइंदा हफ्ते कराची में दायर किया जाएगा। अब बहरिया टाउन के रिहायशियों के वकील ने इस्तदा की है कि नैब को रेफरेंस दायर करने से रोका जाए। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि नैब को किसी सूरत काम से न रोकेंगे। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि प्लॉट्स की बुकिंग 5 साल के लिए की और अदायगी के लिए 12 साल का वक्त मांगा जा रहा है। अदालत ने समाअत 28 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हैं, इस केस को देख रहे हैं, उनसे मसले लेती हूँ। जुल्करनैन, इसकी तफसील दीजिएगा, मुझे बताइएगा मजीद क्या रहा आज की समाअत में। देखिए, आज बहरिया टाउन की जानिब से जैसे लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट किया था कि 358 अरब रुपए की एक पेशकश की गई थी अदालत को, जिसको अदालत ने कहा था कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। आज फिर उसको बढ़ाकर मजीद 405 अरब तक ले जाया गया है, और साथ ये भी कहा है कि जो ऑलरेडी 14 से 15 अरब रुपए बतौर सिक्योरिटी या बतौर बोनाफाइड इंटेंशन इन्होंने जमा करवाए थे रिव्यू अपने पिटीशन फाइल करने से पहले, उसको भी अदालत इसमें कंसिडर करे, और बाकी ये 405 हम मजीद जमा करवाते हैं 12 साल में, जिसके लिए उन्होंने ब्रेक डाउन ये दिया था कि वो पहले 2 साल में पहले 6 साल 2 अरब रुपए महाना जमा करवाएंगे, जिसके बाद 3 अरब रुपए महाना जमा करवा के तमाम एक साथ में जो रकम है उसको पूरा करेंगे। तमाम अदालत ने कहा कि वो इससे कोई इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग ये ऑफर नहीं है उनके लिए, इसलिए वो इसको बहरिया टाउन को यही कहेंगे कि इसको रिव्यू करें। जिस पर बहरिया टाउन के जो वकील हैं उन्होंने भी ये कहा कि अगर अदालत सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इनिशियली उन्होंने जो तहरीरी प्रपोजल दिया था उसमें 15 साल का उन्होंने टाइम मांगा था अदायगी का, फिर जब अदालत ने उस पर अनसेटिस्फैक्ट्री अपना इसको शो किया और फिर उसकी वो पेशकश को वो कम करके 12 साल पे ले आए। उसके बाद उनकी आपस में मजीद अभी डेलिब्रेशंस जारी थी कि मजीद तमाम जो वकला थे और जो हुकाम वहाँ आए हुए थे बहरिया टाउन के, उन्होंने मुशावरत के बाद अदालत को ये कहा कि आइंदा समाअत तक उन्हें एक और मौका दे दें। वो कोशिश करेंगे कि अदालत को कायल कर सकें कि आइंदा समाअत तक वो जो नया इसको रिवाइज करके जो पेशकश है मामले में बड़े परेशान है। उन्होंने भी इस्तदा किए कि नैब को रेफरेंस दायर करने से रोका जाए, लेकिन अदालत की जानिब से बड़े क्लियर रिमार्क्स है इस पर कि जी कंप्लीट कर लें। आज बिल्कुल किरण, ये रिहायशियों के वकील है ख्वाजा तारिक रहीम, वो पेश हुए थे। उन्होंने अदालत से ये सदा की कि जो मामला है नैब को, जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज बताया था कि आइंदा हफ्ते रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा, तो नैब का रोकें कि शायद वो इस काबिल हो जाएं कि अदालत को कायल कर सकें इस ऑफर के ऊपर और नैब को फिर अदालत कार्रवाई से रोक दे। जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने गुज़श्ता समाअत में भी ये बात वाज़ेह की थी। आज भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया कि नैब को अदालत की पहले काम से रोका है और ना अब काम से रोकेंगे। जुल्करनैन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यंग डॉक्टर्स हठधर्मी पर अपनी बरकरार हैं, उनको दिखाएंगे तस्वीर का दूसरा रुख, शायद कुछ होश आ जाए, कुछ अकल आ जाए, लेकिन ब्रेक के बाद।
23 जनवरी को यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। 3 रोज़ की हड़ताल की गई कि हमारी मराद बढ़ाई जाए, हमारी सैलरीज बढ़ाई जाए। खैर से सिंध गवर्नमेंट के साथ उनके मामला तय पा गए और फिर स्ट्राइक ख़त्म हो गई। अब ये हुआ है कि कल से दोबारा से मामला का आगाज़ हो गया है, दोबारा से स्ट्राइक हो गई है। यंग डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया था कि ऑपरेशंस भी नहीं होंगे, ओपीडी में मरीजों को भी नहीं देखा जाएगा। मेरे आसपास से मरीज जिस तरह से गुजर रहे हैं, कुछ झंझोड़ने की, आपके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप इस चीज़ पर तो एहतजाज कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने जो आपसे वादा किया है वो पूरा नहीं किया, लेकिन आप जो हलफ लेते हैं, आप जो वादा करते हैं, आप उस पर कितना अमल कर रहे हैं। आइए मेरे साथ में आपको तस्वीर का ये रुख दिखाती हूँ जो आपकी वजह से, यंग डॉक्टर्स आपकी वजह से परेशानी का शिकार हैं। देखिए यहाँ पर ये ख़वातीन बैठी हुई हैं बड़ी तादाद में, यकीनन इंतज़ार कर रही होंगी किसी एक डॉक्टर का, किसी एक डॉक्टर के अंदर एहसास पैदा हो जाए या किसी एक डॉक्टर को शर्म आ जाए कि तकलीफ़ में जो लोग मौजूद हैं इनको आकर पूछ लिया जाए, देख लिया जाए। आपको आज देखा किसी डॉक्टर ने? नहीं। इंतज़ार कर रही हैं? हाँ। तकलीफ़ में है? हाँ। कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर्स को? डॉक्टर ने बोला ओपीडी बंद है। ऑपरेशन आज होना था लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर ही बंद है। अंदर एक डॉक्टर नहीं, इतने मरीज है, देखने वाला नहीं है कोई भी, ना कोई इंजेक्शन लगा रहे ना कुछ है यहाँ पर। देखें आप, ये मरीज जिसके घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि वो उठ जाए, कोशिश कर रहे हैं कि खुद से उठा सकें, लेकिन वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कोई एक डॉक्टर अंदर मौजूद नहीं है इस तरह के मरीजों को, किसी एक मरीज को देखने के लिए। और ऐसे बहुत सारे हज़ारों केसेस सिविल हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन यंग डॉक्टर्स, आपको सिर्फ सैलरी चाहिए, मराद चाहिए, बढ़ी हुई सैलरी चाहिए, भले से आपके इस मुतालबे की वजह से किसी की ज़िंदगी क्यों ना चली जाए। इलाज ही नहीं हो रहा है यहाँ, जितना दिल की इतने वो कर रहा है, क्या कह रहे भगा दिया, आप कार्डियो जाओ। यंग डॉक्टर्स, आपको एक और तस्वीर का चेहरा दिखाना चाहती हूँ, एक और तस्वीर का रुख दिखाना चाहती हूँ। ये एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हमारे मुल्क के, जिनका 20 से 30% दिल इस वक्त धड़क रहा है, लेकिन आपका दिल नहीं धड़क रहा कि आप इस तरह के मरीजों को देख सकें, उनकी हालत को समझ सकें। आइए मैं आपको मज़ीद चेहरे दिखाती हूँ, शायद कुछ आपको शर्म आए। इंतज़ार करें डॉक्टर्स कहाँ आ रहे हैं, वही देखते हैं, बटाल मटोली है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक और केस सामने आ रहा है और एक और बुजुर्ग शहरी पाकिस्तान के, लेकिन इनके लिए भी यकीनन डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। अंदर जाते हैं और फिर उसके बाद बात होती है कि जी अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, आप इन्हें जिना हॉस्पिटल ले जाइए या फिर कार्डियो लेके चले जाइए। लेकिन क्या कीजिए कि सिंध के तमाम सरकारी अस्पतालों में इस वक्त यही हाल है, ओपीडी बंद पड़ा हुआ है, ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हुए हैं। आप बच्ची को लेकर आए हुए, इसकी तबीयत सही है, क्या हुआ इसको नमून ही हुआ है मैडम, तो डॉक्टर लोग ओपीडी में नहीं हुए तो उधर के साथ परेशानी हो रही है। कल भी छुट्टी थी डॉक्टरों की, आज भी छुट्टी थी, डॉक्टर लोग आते ही नहीं है। रोड पे वो जो नर्सें वगैरह होती है दूसरी, वो चेक करके चले जाती है बस। वालिदैन लेकर आ रहे हैं, लेकिन आके एक खूबसूरत जवाब, एक बहुत खूबसूरत जवाब स्टाफ की तरफ से सुनते हैं कि डॉक्टर नहीं है, और उसके बाद ये अपने उसी मासूम बच्चे को उसी लागर सी हालत में वापस लेके चले जाते हैं और अगले दिन इस उम्मीद से आते हैं कि शायद आज कोई डॉक्टर मौजूद होगा और आज इनके बच्चे का इलाज होगा और फिर ये सेहतियाब हो जाएगा। लेकिन यंग डॉक्टर्स, आपको शर्म नहीं आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर वगैरह कोई भी अमला मौजूद नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी सैलरी के टाइम पर नज़र आते हैं और इसके अलावा मरीज़ परेशान हो रहा हो, कुछ भी हो, इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है। अपनी हड़तालें करके ये लोग बैठे हुए हैं, मरीज़ यहाँ पर रुल रहे हैं। कितना बुरे तरीके से यहाँ पर जो है ना आवाम का ये लोग हाल कर रहे हैं, पर इन लोगों को कोई ज़रा सा भी जो है ना रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। ये इमरान खान साहब हुकूमत में आ तो गए, पर इनको दिख नहीं रहा कि यहाँ पर आवाम का क्या हाल कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा,
या यंग डॉक्टर्स जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, और लोग सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को, सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म को जानते हैं। तो यहाँ पर जो मरीज़ मौजूद हैं वो भी मसीहाओं के कुछ कहने के लिए या मसीहाओं तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आप ही का तस्करा कर रहे हैं, आप ही का नाम ले रहे हैं कि आप ही इनके लिए कोई एक्शन लीजिए ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो सके, ताकि इन्हें कुछ इलाज मुआवजा मिल सके। पहले ज़रा ओपीडी का मंजर आपको दिखाती हूँ। सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, कराची का बड़ा हॉस्पिटल है ये, और मरीज़ों की तादाद भी शहर में ज़्यादा है, और न सिर्फ कराची शहर में बल्कि दूर दराज इलाक़ों से भी इस शहर में आते हैं ओपीडी के लिए भी, इमरजेंसी के लिए भी। लेकिन ओपीडी का माहौल देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर पिछले 2-3 रोज़ से कोई शायद मक्खी भी अंदर गई होगी। ये देखिए, बड़ा ही कोई सन्नाटा, वीरानी ओपीडी के अंदर है, जबकि ओपीडी के बाहर का मंजर इससे बिल्कुल ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से यहाँ? यहाँ बेटा मैं कल से आई हूँ, कल से हड़ताल है। खाते हैं, पीते हैं, पेटों पे ताव देते और भाग लेते हैं। हम मजबूर है, गरीब है, हमारा कोई सहारा नहीं है बेटा, अल्लाह की ज़ात का सहारा। अब फिर अस्पताल में लाने का फ़ायदा, जबकि इलाज नहीं मुकम्मल होएगा तो। डॉक्टर मिले? डॉक्टर वो उन्होंने आज में 1 महीने बाद बुलाया था, तो वो ये कह रहे हैं कि इनकी यूरिन बैग का जो मसला है ना, उनकी जो लेडी डॉक्टर वो बैठती है ना, वो पीर और हफ्ते को बैठती है। हम 1 महीने बाद आज आए हैं, लेकिन डॉक्टर से मुलाकात नहीं होगी कि वो हफ्ता और पीर को बैठेंगे। तकलीफ़ में इस वक्त? बस जी, तकलीफ़ में तो है। डॉक्टर नहीं मिला है तो आप कितनी तकलीफ़ में जो लेकर आई हैं? बस अब क्या कर सकते हैं। वालदा को लेकर आई? जी बिल्कुल। ओपीडी के लिए? जी ओपीडी के लिए आए थे, पर यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं बैठे। उन्होंने कहा था कि ना जिस जुमेरात को आना 1 हफ्ते बाद बुलाया था, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ सर्जिकल वार्ड में भेज दिया था, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने बस उन्होंने ना देखा और भेज दिया क्योंकि वो डॉक्टरों की हड़ताल है। अब बताएं, मरीज़ को लेके आए हुए इतने परेशान हैं, यहाँ पे आए दिन इतनी दूर से आना जाना, मरीज़ तो एक परेशान है और डॉक्टर भी यहाँ नहीं होते तो फिर मरीज़ और बीमार हो जाता है। बताएं करें तो करें क्या? जो आ नहीं रहे हैं, जो इलाज नहीं कर रहे हैं, आपको कितनी ज़रूरत है? कुछ कोई अपील करना चाहेंगी? डॉक्टर को चाहिए अपने आए टाइम के ऊपर अपने मरीजों का ख्याल रखे बेटा। ओपीडी में डॉक्टर नहीं है। सिंध हुकूमत ने आपसे जो वादा किया था बरात में इजाफे का, सैलरी में इजाफे का, उसके नोटिफिकेशन को जारी करने का, वो वादा पूरा नहीं हुआ है, तो आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, आप अपने उस हलफ से मुकर रहे हैं कि जो आप जब अपनी डिग्री हासिल कर रहे होते हैं उस वक्त वो हलफ उठाते हैं, उस वक्त वो वादा करते हैं, और उस वक्त भी करते होंगे यकीनन कि जब आपने या आपके वालिदैन ने सोचा होगा कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो शायद उस वक्त भी आपके मासूम जहन में और आपके मासूम दिलों में ये ख्वाहिश होती होगी कि गरीबों के, नादारों की मदद करनी है, लोगों का इलाज करना है। तो खुदारा अपने उस वादे को याद कीजिए, और याद कीजिए कि आप सोचा करते थे कि इस तरह के लोगों को तकलीफ़ में नहीं छोड़ना है। तो यंग डॉक्टर्स, शायद आपके मुतालबात दुरुस्त हों, शायद जो आप चाह रहे हों वो दुरुस्त हों, लेकिन ये आपका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है कि आप इन मरीज़ों को तकलीफ़ पहुँचाकर हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो खुदारा जो आप कर रहे हैं उस पर ज़रा नज़रसानी कीजिए और इन मरीज़ों पर रहम कीजिए। सानिहा साहिवाल, इससे लेकर सीटीडी की कार्रवाई पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं, शकुक व शुबहात, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट ने सीटीडी का पोल खोला। सानिहा साहिवाल में सीटीडी का एक और झूठ पकड़ा गया। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सीटीडी की खड़ी गाड़ी पर फायरिंग की गई। शवाहिद के मुताबिक वाक़े के बाद फायरिंग की गई। एक गोली लगने से गाड़ी का कंप्यूटर सिस्टम जैम हो गया। सीटीडी की गाड़ी ट्रक के जरिए फोरेंसिक लैब पहुंचाई गई। अहलकारों के वायरलेस सिस्टम की हार्ड डिस्क निकाल दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम से कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं मिल सका,
सीटीडी ने चलती मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग का दावा किया था और तो और गाड़ी चलाकर मुल्जिमान का ताक़ुब और ऑपरेशन करने का भी दावा किया गया था, लेकिन ये सब हकीकत नहीं है, ये बनाई गई कहानी है। सानिया साहिवाल की तहकीकात में जेआईटी के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। सानिया साहिवाल में मारे गए ज़ीशान के भाई एहतशाम ने भी जेआईटी की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बात सुनिए ज़ीशान की। अभी तक कोई जेआईटी का अफराद मिलने ही नहीं आया शख्स, तो हम कैसे मुतमिन हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया। मजिस्ट्रेट 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेंगे। चीफ जस्टिस ने जेआईटी सरबराह को मुखातिब करके कहा कि क्यों ना आपको नोटिस जारी किया जाए। अदालत के हुक्म पर अमल न होना अफसोस की बात है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सानिया साहिवाल में सीटीडी का मशकूक किरदार सामने आ रहा है। इस पे बात करने के लिए नईम अशरफ भट्ट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के रिपोर्ट के बाद सानिया साहिवाल पर सीटीडी का किरदार मजीद मशकूक नहीं हो रहा? बिल्कुल किरण, मशकूक पहले ही था, अब तो कह लें कि खुलकर चीजें सामने आ रही हैं, अब उनके सबूत सामने आ रहे हैं। मशकूक तो उसी वक्त हो गया था जब बेगुनाह खानदान पर गोलियां बरसाई गई थी। आज जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है सामने, उसमें सबसे अहम बात यह है कि इनका दावा था कि जब ये गाड़ी पे जा रहे थे तो 2 मोटरसाइकिल पर दहशतगर्द थे, उन्होंने इन पर पहले फायर खोले और फिर उनका वो ताकुब उन्होंने किया, वो भाग गए और उसी ताकुब में वो फिर निशान की जो गाड़ी थी वो उसका वो पहले ही कर रहे थे, उस पर जाके उन्होंने फायर खोले और उसके बाद उसी गाड़ी पर वो बाद में पुलिस स्टेशन वापस भी गए, फिर बच्चों को भी लेकर आते जाते रहे। यानी वो गाड़ी फायर होने के बावजूद चलती रही, जो कि वो उनका दावा था कि हमारे ऊपर फायरिंग हुई थी दहशतगर्दों की जानिब से। लेकिन जब वो गाड़ी जो थी इनकी पुलिस वैन वो फोरेंसिक के लिए वहां पर आई तो पहले तो वो ट्रक पर रख कर लेकर आए, वो चलने के काबिल नहीं रही। जब उन्होंने देखा कि जो 4 बुलेट उसको लगे थे, जो इनका दावा था कि ये 4 फायर जो हैं हम पर दहशतगर्दों ने किए, तो उनमें से एक फायर जो था वो लगा हुआ था जाके कंप्यूटर सिस्टम में गाड़ी के। उससे कंप्यूटर सिस्टम उसका करप्ट हो गया था, खराब हो गया था, तो उसके बाद गाड़ी जाम हो गई। फिर फोरेंसिक माहिरीन ने उन्हें पकड़ा इस बात पे कि आप तो क्लेम कर रहे हैं कि चलती गाड़ी पर आप पर फायर हुआ, फिर उसी पर आप ताकुब करते रहे, उसी पर फिर ज़ीशान की गाड़ी तक पहुंचे, उसी पर आप वापस पुलिस स्टेशन गए। तो यहाँ तो एक फायर जो है वो कंप्यूटर तक पहुंच गया और उसने गाड़ी को जाम कर दिया हुआ है। तो आप जाम गाड़ी को कैसे इतनी देर चलाते रहे और सारा ऑपरेशन एक जाम गाड़ी पर आपने कर दिया। उसके बाद फिर वो फोरेंसिक रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि ये जो है ये बाद में खड़ी गाड़ी पर ये 4 फायर हुए हैं। अब किरण देखें कि नकल के लिए कहते हैं अक्ल की जरूरत होती है, वो शायद उन्होंने उस वक्त, क्योंकि वो उनका वो पकड़े जाना था उन्होंने, कि उनके बिल्कुल ये ख्याल नहीं आया। जब वो 4 फायर सीधे उसको गाड़ी को लगा रहे थे तो एक फायर जो है वो कंप्यूटर तक पहुंच गया क्योंकि वो पकड़े जाना था। दूसरी अहम बात है वो है जो कम्युनिकेशन इनके साथ हुई कंट्रोल रूम की, और जो ऑपरेशन को पीछे बैठ के हेड कर रहे थे, वो जो उनके साथ उनकी बातचीत उस वक्त हुई, उसकी हार्ड डिस्क उनको नहीं दी गई फोरेंसिक माहिरीन को। ये बात भी रिपोर्ट में उन्होंने लिखी है कि हार्ड डिस्क ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि कौन अहकामात दे रहा था, कौन नहीं दे रहा था। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू कल किया था अली हैदर गिलानी का, और उन्होंने भी इस वाकये का हवाला दिया था, कहा था कि मुझसे ना जोड़ा जाए, मेरे अगवा को ना जोड़ा जाए जो सानिया साहिवाल हुआ उससे। तो इस रिपोर्ट के बाद और उनके इस मौक़िफ़ के बाद सीटीडी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया इस बात पर? जी बिल्कुल कोई मौक़िफ़ नहीं आएगा, और कैसे आ सकता है जब चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे कि अब इसको अगर जोड़ा जाए अली हैदर गिलानी की बात से, तो वो ये कह रहे थे कि इससे जब साहिवाल का वाकया हुआ तो सबसे पहले उन्होंने उनको अगवा का करार दिया, फिर उनको वो फैसलाबाद में कुछ दिन पहले 2 दहशतगर्द मारे गए थे, वो भी सीटीडी का क्लेम था, उससे जोड़ा गया। तो उससे बाद ये भी कहा गया कि इस साहिवाल के वाकये के बाद फिर कुछ 2-3 दहशतगर्द गुजरांवाला में जाकर मारने का कहा गया, और वो भी कहा गया कि शायद वो 2 मोटरसाइकिल वाले हैं सारे। अब अली हैदर गिलानी की बात और फोरेंसिक रिपोर्ट, अब तो सब कुछ जो है वो एक्सपोज हो चुका है कि ये ऑपरेशन खाली साहिवाल नहीं, शायद कोई और भी ऐसे हुए हैं कि जिसकी अब बात चल निकली है। और इसीलिए अली हैदर गिलानी ने ये कहा है कि अब बस कर दें,
6 दहशतगर्द थे जिन्होंने अलकायदा के थे पाकिस्तान के, उन्होंने उनको अगवा किया। उनमें से जो है वो उनका कहना था कि काफी हद तक न्यूट्रलाइज यानी वो मारे जा चुके हैं, लेकिन हर जगह पे वो पकड़ के वो कह रहे हैं कि ये उनके अगवा में मुलविस थे और इसलिए हमने इनको मार दिया। एक ये बात होगी अली हैदर गिलानी को। दूसरी ठीक है, बहुत सारे मामला जैसे जैसे इसकी गिरह खुलती जा रही है, तो CTD का जो किरदार है वो मशकूक से मशकूक तर होता चला जा रहा है। सानिया साहिवाल में बहुत बहुत शुक्रिया नईम आपका। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो बस कुछ ही घंटे रह गए PSL के लिए। उसकी बात ना हो तो फिर आज का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। साई तो साई और साई के फैसले भी होते हैं। साई सिंध हुकूमत जो शहरियों को ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम नहीं दे सकी है, लेकिन आवाम से इज्जत से सफ़र की सहूलतें भी छीन लेने पर अब तुली हुई है। निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, इस पर वार की तैयारी कर ली गई है साई सरकार की जानिब से। निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को कानून के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज बगैर कानून नहीं चल सकेंगी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कमर्शियल तस्वुर होंगी। सिंध हुकूमत के इस इक़दाम पर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के तर्जुमान का कहना है कि समरी में स्टेक होल्डर से मुशावरत की तजवीज़ तो शामिल ही नहीं है। मजीद उन्होंने क्या बात की है, ये अशरफ खान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेती हूँ। अशरफ बताइएगा, जब सिंध ऐसा सोच रही है तो फिर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस वाले क्या सोच रहे हैं? जी, जैसे कि बात हुई है कि साई सरकार की जानिब से समरी भेजी गई है कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो 2 निजी चल रही है कराची शहर में, उसको रजिस्टर्ड करने की जो समरी भेजी गई है और तरमीम करने की बात की है कानून में, जिसके तहत अब ये ऑनलाइन सर्विस में जो है कमर्शियल गाड़ियां ही, जो कमर्शियल नंबर प्लेट वाली वही चल सकेंगी और जो प्राइवेट नंबर प्लेट की हैं गाड़ियां वो नहीं चल सकेंगी। यहाँ तर्जुमान का कहना है कि समरी जो भेजी गई है इससे पहले हमारे स्टेक होल्डर के साथ जो है मुशावरत भी की गई थी और जो हमने तजावीज़ दी थी, हम ऑनलाइन सर्विस जो है ये रूट परमिट और सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हैं, ये भी हमने कहा था। और साथ में कहा था कि ऑनलाइन कानून होने से इससे हमें भी फायदा होगा ताकि रजिस्टर्ड हो जाएगा सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जो समरी भेजी गई है वो उसमें हमारी तजावीज़ शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें कमर्शियल गाड़ियों का जो अगर ये इतलाक होता है उससे बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसमें जो है जो प्राइवेट सर्विस वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ियां पार्टनरशिप के तहत इन ऑनलाइन सर्विस के साथ चला रहे हैं, जिससे एक उनका कारोबार भी चल रहा है, उनको एक मुनाफा मिलता है। तो अगर कमर्शियल साइड पे गाड़ियां चलेंगी तो इतनी बड़ी तादाद में शहर में एक अंदाजन के मुताबिक बिल्कुल रोजगार की वैसे शहर में कमी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं इस ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज से। और अगर ये हो जाता है, इसका ये कानून बन जाता है, इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है जो सिंध हुकूमत चाह रही है, तो फिर बहुत सारे लोग एक बार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। अब PSL के हवाले से बात करते हैं। त्यौहार ही बन गया हमारा PSL। वैसे एक तरफ आलमी सरमायाकारों की नजरें पाकिस्तान पर जमी हुई है, शाही मेहमानों की आमद की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं, और दूसरी तरफ मुल्क में क्रिकेट का जुनून अपने उरूज पर है। पाकिस्तान सुपर लीग चौथा एडिशन शुरू होने में बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। कुछ 9 बजे दुबई के सहरा में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शुरू हो जाएगी। इवेंट का पहला मैच हमारी टीम यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। अब इस पे क्या बच्चे, क्या बूढ़े जनाब, क्या जवान, तमाम क्रिकेट लवर्स जो हैं वो इस इवेंट को देखने के लिए बड़े बेकरार हैं। वक्त है कम और मुकाबला है सख्त। किंग्स और सुल्तान्स की तख्त पर नजरें जमी हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड यानी हमारी टीम टाइटल का दिफा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और इंशाअल्लाह इस बार भी मैदान मार लेगी। 6 टीमें, 34 मैचेस हैं, 40 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। बड़े मज़े का खेल होने वाला है, खेल जमने वाला है। UAE के बाद पाकिस्तान बड़े मुकाबले को अपने मुल्क में देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। कराची 5 मैचेस की जबकि लाहौर 3 मैचेस की मेज़बानी करेगा। अब 17 मार्च को फैसला कुन मार्का कराची में होगा। इस वक्त स्टूडियो में भी खेल का जोश उरूज पर है, जोर का जोड़ पड़ेगा तो मेज़बानों को मेहमान बना लिया है। आज मैंने शुएब जट और फैसल करीम मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों किस टीम की परफॉर्मेंस के दीवाने हैं, कौन बाजी ले जाएगा और कौन हार जाएगा? वैसे तो सारी टीम्स ही हमारी हैं। आप दोनों को मैं वेलकम कहूँगी। शुएब एंड फैसल, किस टीम के साथ हैं आप दोनों? यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड। पिटबुल आया नहीं वरना अभी तो सारे उसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे थे। हाँ, सब उसके दीवाने थे, लेकिन मेरे ख्याल से किरण मोर देन के इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी या लाहौर कलंदर्स, हम इस बात पे ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि जिस तरीके से इस कौम ने और इस क्रिकेट ने
जितनी साजिशें हुई है ना शुएब, उसके बाद से सबको साजिशों को सबोताज करके और आज हम इस सिचुएशन में आ गए। एक वो वक्त था कि जब कोई इंटरनेशनल कोई खिलाड़ी नहीं आ नहीं रहा, अब तो टीम्स आ रही, अब मैचेस आ रहे हैं और अब इस बार तो पिछली बार की गुना डबल मैच 8 मैचेस आ रहे हैं। और अगली बार शुएब क्या होने वाला है? अगली बार उम्मीदें यही है कि पूरा का पूरा PSL जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि हमारे लिए टीम की जीत से बढ़ के क्रिकेट की जीत है। और क्रिकेट की जीत आप सोचें तो जब रोजाना पाकिस्तान में मैचेस होंगे, कभी लाहौर में मेला सजेगा, कराची में सजेगा, इस्लामाबाद होगा, पेशावर होगा। पेशावर में तो आपको पता क्रिकेट नहीं है, लेकिन डेरन सेमी वहां गए तो लोगों के दिल जीते। एक खिलाड़ी ने जाके दिल जीते। जब पूरा मैच वहां होगा क्या समा होगा। कितने मजे की बात होगी जब ये होम एंड अवे वाली सिचुएशन हो जाएगी, सिटीज जब एक दूसरे के खिलाफ होंगी। तो चीज ब्यूटी। अब ये बताएं ना, कराची और लाहौर के टिकट्स के लिए कितने मैसेजेस आ रहे हैं आप दोनों? मैचेस तौबा अच्छा, आपने कहा एक बड़ा मुश्किल वक्त हमने गुजारा क्रिकेट के हवाले से, और फिर उसके बाद क्रिकेट की वापसी हुई, टीम्स आई, जिम्बाब्वे आई हमारे पास, फिर लास्ट ईयर हमारे पास फाइनल हुआ। अब ये इसका क्रेडिट पाक आर्मी को डेफिनेटली अमन कायम हुआ, इसके साथ नजम सिटी को देखें इसका क्रेडिट। बिल्कुल ये इनिशिएटिव ही उनका था। अगर आपको याद हो ज़का अशरफ के दौर में ये जो है वो तजवीज़ पेश की गई, लेकिन बाद में उसको वाइंड अप कर दिया गया कि मुमकिन नहीं है। लेकिन नजम सेठी ना सिर्फ आए और बल्कि उन्होंने ये जो है वो पौधा लगाया जो आज तनावर दरख्त बन गया। और अब फल देने का वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान में पूरा का पूरा आएगा। जब मैचेस सिर्फ होंगे, सिर्फ क्रिकेट नहीं परवान चढ़ेगी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि कराची में जो फाइनल हुआ था, फैसल भी गवाह इसके, 14 करोड़ पे सिर्फ गेट मनी थी एक मैच की। इस मरतबा 5 मैचेस हैं, और अगर ये पूरे के पूरे मैचेस ही पाकिस्तान में होंगे तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना फायदा होगा, वो सिटीज जो होंगी उनको कितना फायदा होगा। और फिर असल में राइवलरी ये होगी कि कराची वाले, आप देखें ना, कराची वाले लाहौर जाएं और वहां लाहौरी कराचियों को हरा दे, और लाहौर जब यहाँ कराची में आएगा तो कराची वाले क्या करेंगे? अच्छा वैसे लास्ट ईयर तो आपने फाइनल जाके कवर किया था ना ग्राउंड पे, जोश और खरोश के बारे में जरा बताया ना। जो डेफिनेटली वो अभी से ही शुरू हो गया है। आउटस्टैंडिंग। आप जब जाते हैं और जो आपका ड्रॉप ऑफ पॉइंट होता है, मैं तो ड्रॉप ऑफ पॉइंट जो हकीम से ग्राउंड था, ड्रॉप ऑफ पॉइंट से लेकर वहीं से आपको ना रंगारंगी शुरू हो जाती है। बेसिकली तो जब आप घर से निकलते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, गाड़ियों में मुख्तलिफ रंग के हैट्स पहने लोग, प्ले कार्ड्स उठाए लोग, वहीं से शुरू हो जाती है। जब आप ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे जाते हैं, वहां से फिर आप उन शटल्स में चलते हैं। शटल में भी एक अलग ही कैफियत होती है। लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, बिल्कुल लोग एक दूसरे की जबान नहीं जानते, लोग एक दूसरे का लेकिन कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं क्रिकेट से। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप दोनों से, बहैसियत जर्नलिस्ट, आप लोगों ने एक वो टाइम भी देखा, मुश्किल टाइम, जब हम बैठ के सोचा करते थे कि कब वो वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट का कमबैक होगा, और अब ये वक्त आया है। तो बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत जर्नलिस्ट क्या फील किया था आप दोनों ने फाइनल के दौरान? बहैसियत जर्नलिस्ट पहले मैं बता देता हूँ, बहैसियत जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ यार ये मैच बढ़ते जा रहे हैं, टिकटों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, कहाँ से लाऊंगा इतने टिकट? तो खुदा का वास्ता है, मैं आपको एक टिकट भी नहीं दूंगा, ना मुझसे मांगना, मैं नहीं दे सकता। नहीं, आपको भी नहीं दे सकता, मैं टिकट दे ही नहीं सकता। एक्चुअली हमने रिपोर्ट करना होता है। अगर हम किसी से फेवर लेंगे, इनके क्रिकेट बोर्ड से फेवर लेते हैं टिकट्स की सूरत में, तो कल को जो वहां पे खरीदें, आप बिल्कुल खरीदें आपको, क्योंकि असल तो चीज ही वही है ना, असल तो चीज ही वही है। मतलब कि इतने सारे टिकट्स आगे पीछे वैसे भी हो जाते हैं। हाँ। लेकिन जब आप क्रिकेट के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, इसमें फाइनेंस बड़ा मैटर करता है ना। तो जब तक फाइनेंस उस तरीके से नहीं आएगा तो फिर तो शुएब हमारे नाज़रीन के लिए प्लीज बता दें और इसका प्रोसीजर क्या है। लोग बड़े परेशान है कि बिल्कुल सिंपल है, आज रात 12 बजे से टिकटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। 500 रुपए से टिकट स्टार्ट होगा और 8000 रुपए तक का टिकट जाएगा। जो मैचेस हैं एलिमेंट्रीज के, उनका टिकट जो है वो सस्ता होगा 5000 से 4000 तक, और 500 से 4000 तक। और जो फाइनल का टिकट होगा वो 500 से 1000 रुपए में उनको कह रहे हैं कि शायद बढ़ा दिया जाए, और वहां से फिर 8000 रुपए तक जाएगा। पिछली मरतबा जो था कि 12000 का टिकट, 14000 का टिकट, और हमने खुद देखा कि अभी मैंने बताया ना कि एक मैच की 14 करोड़ गेट मनी थी, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा गेस्ट थे। अगर वो सारे के सारे पैसे लेकर आते तो कितना बड़ा। अच्छा, अब जरा आज के मैच पर आ जाए ना। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नजरों में रही, दिफाई चैंपियन है, और दूसरी टीम जो टकराने के लिए जा रही है वो किसी और वजह की वजह से बड़ी नजरों में रही। मेरे ख्याल से इस बार हार्ट इज विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने जो इस बार अपनी जो स्ट्रेंथ की है ना, जैसे कि हम शो में भी बात कर रहे थे, एक तो प्रोफेसर हफीज, उसके ऊपर से एबी डिविलियर्स, ऊपर से शाहीन आफरीदी अच्छा बॉल करते हुए साउथ अफ्रीका में मजे का मुकाबला होगा। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद आज जो शुरू होगा ना,
तो आज उन्हें धाक बिठानी पड़ेगी कि आज का पहला ओपनर ही उनको जीतना पड़ेगा। अगर लाहौर कलंदर से मामला इधर उधर कर दिया, वैसे मामला जो है वो टाई पे है, क्योंकि 2 मैच बिल्कुल एक टाई हुआ हुआ। लेकिन किरण मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लाहौर कलंदर की टीम वीक नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत स्ट्रांग है, उसके 10 नंबर तक बैटिंग है, ऑलराउंडर है, लेकिन वहां हम देखें अगर आज का मैच जो है ना वन साइडेड नहीं होगा, वहां पे हमें रॉन्की का इन्होंने नाम बता दिया, उसका एबी डिविलियर प्रोफेसर का बता दिया, नीचे आप आए कैमरॉन वाइट है, ब्रेथ वाइट है, फिर उसके बाद कोरी एंडरसन है जो तेज तरीन सेंचुरी भी बना चुके हैं, तो वहां पे भी हाँ डेस्पिट भी है, बहुत ज्यादा वहां पे भी प्लेयर्स हैं, तो कांटे का मुकाबला होगा। हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, हम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अच्छा, हमारी टीम में तो इतनी स्ट्रेंथ है ना कि वो हरीफ पर भारी। हाँ, हमारी इस टीम में बहुत स्ट्रेंथ है कि हम किसी भी हरीफ को पछाड़ सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, उम्मीद है, हमें यकीन है कि हमारी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रिकेट में भी पछाड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट का मैच भी है और 2 आइकॉन्स का भी मैच है ना। अच्छा, आप लोगों ने एबी डिविलियर्स की बात की, अच्छे प्लेयर्स हैं, तो कोई प्रेशर तो नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड पर? समी से जब बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रेशर नहीं है इस तरह का, और ऑब्वियसली समी तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है ही, लेकिन अब देखना यह है कि पीएसएल जो मशहूर है इस चीज के हवाले से कि वो यूथ को लेकर आता है सामने, नए टैलेंट को लेकर आता है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इससे पहले जब लोग फर्स्ट क्लास खेल रहे होते थे इंतजार करना पड़ता था उनको कि कोई सिलेक्टर आए, नजर पड़ जाए, और फिर, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, टेलीविजन पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हुसैन तलत हो गए, आसिफ अली, बहुत बड़ा उनके ऊपर अब ऑनस आ गया है कि साउथ अफ्रीका में जो नहीं कर पाए हैं, हालांकि लास्ट एक बैट जो है ना वो छाप लग गई है, उसको लग गई, हालांकि लास्ट फाइनल भाई ने जिताया था, बिल्कुल याद मारे थे हसन अली को। अच्छा चलें, क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे में, तो अब क्योंकि अब मैचेस आज से शुरू होने, लेकिन इससे पहले ही आप लोगों की मुझे प्रेडिक्शन चाहिए। 6 टीमें, लेकिन प्रेडिक्शन से पहले 3rd 4 5 6 किसको कहां देखते हैं पहले? फैसल, प्रेडिक्शन से पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। आपका प्रोग्राम जो है माशाल्लाह इश्यूज को हाईलाइट करता है। एक बड़ा इशू जो है वो ये है कि आप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:15 बजे मैच शुरू होगा। अब जिन्होंने सुबह ऑफिस जाने, पाकिस्तान में फ्राइडे को ऑफ नहीं होता, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना मतलब कलरफुल क्रिकेट से आज जो है शायद महसूस ना हो सके। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है, ऐसा होगा नहीं, सोएगा कोई नहीं। क्रिकेट जिन्होंने स्कूल जाना है, उनकी अम्माएं जो है ना मार के सुला देंगी, उनको सुला देंगे। चले रेटिंग करें जी, वो शायद ड्रामा नहीं देख सके कोई, लेकिन मैच आज मुझे नहीं लगता कि you don't need any drama when drama is on the pitch right now, ठीक है, तो उसकी फिर कोई जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 यार ये तो आपने बहुत ही मतलब मुश्किल सवाल कर दिया है। देखें ना ये तोते हैं, ना मैं मलका हूँ, हम कैसे बताएं, लेकिन आपने सामने केले रखे हैं। आई गेस आई विल रेट लाहौर इस टूर्नामेंट में ज्यादा नहीं, नॉट ऑन फर्स्ट, अगर हम इस नंबर गेमिंग में ना पड़े तो लाहौर को मैं पिछले इवेंट से ज्यादा रेट करूंगा। थोड़ा सा दिल भी उनकी तरफ है, राना फवाद साहब यार, मतलब इस बार, और वो ट्रॉफी बेचारे बेचारगी गएगा, खड़े हुए थे, ट्रॉफी के नीचे लोगों ने लिख दिया पंजाब नहीं जाऊंगी। और आई वुड लाइक टू सी ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द टॉप, बट दिस टाइम राउंड जल्मी के साथ बहुत सारा फैन बेस है। मैं चाहता हूँ मुल्तान सुल्तान इस बार अच्छा करे, ऊपर अच्छा करे, ताकि वो जो एक होता है ना जो आजकल बनाई हुई है जी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान पहले टिकट कटा के आ जाएंगे और फला टीम का, ये ना हो, इस बार इवनली पेस्ड हो, और अगर कोई बॉटम डाउन में जाए तो फाइटिंग करता हुआ जाए। मुझे पहले निकलना तो पड़ेगा। किरण, मुझे ऐसा लगता है वो फाइनल तक पहुंचेगी 2 टीमें। मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम से अगर मैं स्टार्ट करूं तो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान मुझे बॉटम में नजर आ रही है, मुझे नहीं नजर आ रही कि ये ऊपर आएंगी। ठीक है, अब ऊपर अगर आप आते हैं ना तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारी टीम है, हम चाहते हैं चैंपियन बने, इंशाल्लाह चैंपियन बनेगी, लेकिन अगर हम ऑन पेपर टीम्स देखें और उनकी रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें जो बिल्कुल रिसेंट में उन्होंने दिखाई हैं, तो ये टॉप 3 में नजर आ रही है। ठीक है, टॉप 4 में अगर हम बात करें, क्योंकि 2 हमने नीचे रख ली कि कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान 5-6 पे चली गई, उससे अगर ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो जो है बिल्कुल वो थोड़ी सी टॉप पे जो है ना आपको डोमिनेट करती नजर आएगी, क्योंकि वहां 2 वो परफॉर्मर आ रहे हैं जिनका आगे करियर भी दांव पे लगा है, तो वो एक्स्ट्रा खेलेंगे। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। जल्दी आप लोगों ने बताना है कौन कौन सी टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। फैसल में और शुएब जट में जोर का जोड़ हमारे नाज़रीन ने देखना है जरूर इन दोनों का प्रोग्राम, जोर का जोड़ जो 4 बजे रोजाना पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोग्राम में मिलेगी। आज भी मजा आ रहा होगा, जल्दी से बता दें कौन सी टीम और आज का मैच, कौन सा जोर का जोड़? आज का मैच तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, आज का मैच चॉइस हमारे पास नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा, लेकिन लाहौर जो है ना
आपके लिए आसान हरीफ साबित नहीं होगा। आसान हरीफ साबित नहीं होगा। इस बार मैं चाहता हूं कि यार कराची किंग्स और लाहौर कलंदर वाली ना सख्त जोर का जोड़ पड़ेगा। जोर का जोड़ एक बार फिर नाजरीन को बता देती हूँ, इससे ज्यादा और अच्छी मजेदार इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। 4 बजे आप रोजाना ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आज भी आपको मजा आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने